हेलो बच्चों, क्या हालचाल। तो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग प्लेजर टेस्ट नंबर 2 के पार्ट बी के सेक्शन 5 यानी 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। बट बिफोर आई मूव फर्दर, लेट मी इंट्रोड्यूस यू विद माई प्ले लिस्ट ऑफ क्लास 12 रिविजन सीरीज। इस प्लेलिस्ट में आप लोगों को बहुत सारे सैंपल पेपर्स के सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। आप लोग इस डिस्कशन को देख सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं जरा। और यहां पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं बच्चों, प्लेजर टेस्ट नंबर 2 दैट इज PTS2 पार्ट बी, और ये सारे क्वेश्चन 5 नंबर वाले होने वाले हैं बच्चों। ठीक है, तो चलिए भाई आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, जैसा कि आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 36। यहाँ पर टोटल 3 क्वेश्चन हमें करने होंगे, लेकिन हर क्वेश्चन में एक अल्टरनेटिव होगा। यानी मैं आप लोगों के लिए टोटल 6 क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूँ आज की क्लास में। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमें, फॉर दिस मैट्रिक्स फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए। और फिर हमें इस रिजल्ट को शो भी करना है, वेरीफाई भी करना है। तो सबसे पहला काम तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालने का ही कर लो। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसे आएगा बच्चों? डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालने के लिए हम लोग इस डिटर्मिनेंट को, इनफैक्ट ये मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट कंसीडर कर लेंगे और इसको एक्सपेंड कर देंगे रो 1 से, या कहीं से भी कर दो, रो 2 से भी कर सकते हो, या C1 से कर लो। मैं रो 1 से ही एक्सपेंड कर दूंगा। तो ये बनेगा आपका -1 इंटू, और यहाँ पर क्या आएगा 1 -4, ये बनेगा माइनस ऑफ -2 यानी +2 इंटू, और ये क्या बनेगा 2 1 जा 2 +2 2 जा 4 हो जाएगा ये। और ये -2 इंटू ये बनेगा -4 -2। ठीक है, अब इसका हम देखते हैं फर्दर कैलकुलेशंस। ये क्या बनने वाला है, ये बनेगा -3 और बाहर एक -1 है यानी +3, ये 4 +2 यानी 6 2 जा 12 हो जाएगा ये। और ये आपका -6 और फिर बाहर -2 है यानी ये बनेगा आपका +12। तो ये फाइनली आपका 27 आ जाएगा। ध्यान रखना बच्चों, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में जो पहली बात पूछी गई थी उसकी वैल्यू तो हमको मिल चुकी है। अब दूसरी बात यानी एडजॉइंट ऑफ ए लिखना है, इसके लिए मुझे यहाँ पर कोफैक्टर्स लिखने पड़ेंगे। तो लेट मी एज्यूम कि कैपिटल AIJ बी द कोफैक्टर ऑफ AIJ ऑफ द मैट्रिक्स ए। ठीक है, यानी मैट्रिक्स ए के एलिमेंट्स को अगर मैं AIJ बोलूं तो हर एलिमेंट के कोफैक्टर को हम कैपिटल AIJ से रिप्रेजेंट करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद हम यहाँ पर लिख लेते हैं सबसे पहले A11 A12 A13। ठीक है, और ये नेगेटिव आएगा, पहले ही नेगेटिव पॉजिटिव का ध्यान रख लो, अच्छा रहेगा। A21, फिर ये A22 और फिर ये A23। ठीक है, एंड द लास्ट वन दैट इज A31, ये आपका A32 और ये आपका A33। तो इसका कैलकुलेशन कर लेंगे तो ये आपका 1 -4 यानी -3 आएगा, और ये आपका आ रहा है 2 + 4 यानी 6, बाहर एक नेगेटिव है, ये -4 -2 यानी -6 आ रहा है। एक बार चेक करो, ध्यान से देखो, सब कुछ ठीक ठाक। ठीक है, अच्छा फिर यहाँ पर आ जाते हैं A21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, देखो ऐसे देखो फटाफट। तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम यानी -2 और फिर -4 -6 आएगा, बाहर एक नेगेटिव पहले से ही है। ठीक है, अब इसके बाद सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो यहाँ पर क्या होगा -1 + 4 यानी 3 आने वाला है। फिर इसके बाद लास्ट वाला कॉलम हो जाएगा सेकेंड रो लास्ट कॉलम यानी थर्ड कॉलम, तो ये बनेगा 2 -4 यानी +6, लेकिन बाहर एक नेगेटिव पहले से ही है बच्चों। ठीक है, ये भी हो गया। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं और यहाँ थर्ड रो में आ जाते हैं। तो थर्ड रो में जैसे ही हम लोग आएंगे यानी इस वाले रो में देखो ध्यान से क्या होने वाला है, तो ये बनेगा 2 और ये 4 हो जाएगा, -2 यानी 6 आ जाएगा, ध्यान से देखिए। ठीक है, अब इसके बाद थर्ड रो सेकंड कॉलम की बात करेंगे हम लोग। तो थर्ड रो सेकंड कॉलम ये रहा, यहाँ पर क्या बनेगा तो 2 और ये 4 यानी 6 हो जाएगा, बाहर एक नेगेटिव है, ध्यान रखना इसका। ठीक है, अब आपका थर्ड रो लास्ट कॉलम यानी कॉलम 3 ये रहा, यहाँ पर क्या होने वाला है तो -1 + 4 यानी ये 3 बन जाएगा। एक बार देख लो ध्यान से, सारी बातें क्लियर हैं या नहीं। ठीक है बच्चों,
इसी के साथ अब हम लोग एडजॉइंट ऑफ ए बड़े आराम से लिख लेंगे। सो दिस इज कमिंग एज -3 -6 -6, ये 6 3 -6, ये 6 -6 और ये 3। तो ये तो आपका एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू मिल चुकी है। ठीक है, अब हमें इस वाले रिजल्ट को भी यहाँ पर चेक करना है, शो करना है। तो इसके लिए मुझे मैट्रिक्स ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए ऐसे करना पड़ेगा। चलिए ज़रा अगले पेज पे चलते हैं। तो ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, अगले पेज पे आ गया मैं। तो यहाँ पर -1 -2 एक बार चेक कर लो। ठीक है, फिर 2 1 -2, ये 2 1 -2। इसके बाद थर्ड रो में 2 -2 1 2 -2 1। ठीक है, अब यहाँ पर आपको एडजॉइंट ऑफ ए भी लिखना है। तो ये बनेगा -3 6 6 इस तरीके से। ठीक है, इसके बाद सेकंड रो में है -6 3 -6 -6 3 -6। इसके बाद आगे है -6 -6 और 3, ये रहा जी। अब इनको फटाफट हम मल्टीप्लाई करने वाले हैं, देखते हैं क्या आएगा। तो जैसे ये मल्टीप्लाई शुरू करेंगे तो ये 3 + 12 + 12 यानी 27 आ रहा है, चेक करो। और ये आपका -6 आएगा और ये भी -6 और ये प्लस का 12 यानी 0 आ रहा है, चेक करिए बच्चों। ठीक है, फिर -6 + 12 और -6 यानी ये भी 0 आने वाला है। ठीक है, 3 2 जा 6 और यहाँ पर ये -6 एक और ये 12 यानी ये भी 0 आने वाला है। ठीक है, फिर यहाँ पर 12 3 15 एंड 12 यानी 27, करेक्ट। ये 12 -6 -6 यानी ये भी 0, ये -6 12 -6 यानी ये 0, यहाँ पर 12 -6 -6 यानी ये 0, ये आपका 12 12 3 दैट इज 27। ठीक है, अब अगर यहाँ से आप 27 कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या मिलेगा आपको? तो अंदर आपको यूनिट मैट्रिक्स मिल जाएगा, एक बार देख लो ध्यान से। ठीक है, नाउ दिस कैन बी रिटन एज 27 इंटू यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। बात क्लियर है सभी को? ठीक है, तो ये वाला काम तो प्रूव हो गया। एक बार देखो ध्यान से, आधा काम तो हो गया ना। ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। अब हमें ये वाला ऑर्डर भी देखना है, यानी एडजॉइंट ऑफ ए पहले होगा और फिर मैट्रिक्स ए बाद में होगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ ए पहले और फिर मैट्रिक्स ए इस तरीके से लिखेंगे। तो दिस इज -3 -6 -6, ये 6 3 -6 6 -6 3 और इसे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे मैट्रिक्स ए के साथ। तो -1 2 2 -2 1 -2 -2 -2 1। चलिए फटाफट मल्टीप्लाई कर लो इसका भी। तो ये बनने वाला है 3 12 12 यानी 27। इनफैक्ट आप चाहो तो डायरेक्टली लिख लो, यही बनेगा, बट एनीवे मैं करके दिखा रहा हूँ। 6 + 6 -12 दैट इज 0, ये आपका 6 और ये -12 और +6 यानी 0, ये 6 6 -12 यानी 0, ये आपका 12 3 15 एंड 12 यानी 27। यहाँ पर आपका ये बनेगा 12 और ये -6 और -6 यानी 0, ये 6 -12 +6 यानी फिर से 0, यहाँ पर 12 -6 -6 यानी 0, इसके बाद यहाँ पर 12 12 3 दैट इज 27। ठीक है, तो अगेन यहाँ से हम 27 कॉमन ले लेंगे और अंदर हमें मिल जाएगा ऑर्डर 3 का यूनिट मैट्रिक्स। एक बार ध्यान से देख लो इस तरीके से, एंड देन वी कैन राइट इट 27 इंटू यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। So therefore we have just verified that A into adjoint of A will be same as determinant of A into unit matrix of order 3, which will be same as adjoint of A into matrix A। तो यही आपको प्रूव करना था, तो ये भी काम आपका हो गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 36 का जो पहला क्वेश्चन है वो तो हम लोगों ने कर लिया। अब देखते हैं इसमें अगला क्वेश्चन क्या है। बेसिकली यहाँ भी अल्टरनेटिव होगा ना, मैंने शुरू में ही आपको बताया कि हर क्वेश्चन में आपको अल्टरनेटिव मिलने वाला है बच्चों। तो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, यहाँ पर हमें क्या करना है बच्चों। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, आपको सबसे पहले इसका इन्वर्स निकालना है, फिर उसके बाद इस इन्वर्स का यूज करके गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करना है। तो इस मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालने के लिए सबसे पहले तो इसका डिटर्मिनेंट ही निकाल लो। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट निकालने के लिए मैं जैसे इसको एक्सपेंड करूंगा तो ये बनेगा 1 × 2 - 2। एक बार चेक करो, ये -2, ये 3 + 4 हो जाएगा। ठीक है, और ये -3 और ये बनेगा -3 - 4।
इसको कैलकुलेट कर लेते हैं तो ये तो 0 ही आएगा, और ये 4 + 3 7 इंटू -2 यानी माइनस का 14 आ रहा है। यहाँ पर आपका बनेगा ये माइनस का 7, लेकिन बाहर -3 है यानी प्लस का 21, ये फाइनली 7 आ जाएगा, विच इज एक्चुअली नॉट 0, देयरफॉर ए इनवर्स विल एग्जिस्ट। इस बात की तो हमें गारंटी मिल गई। ठीक है, अब यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ ए लिखना पड़ेगा हमें, तब जाके ए इनवर्स मिलेगा। तो यहाँ पर हम कंसीडर कर लेंगे, लेट मी राइट कंसीडर। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम A11, A12, A13 यानी फर्स्ट रो वाले एलिमेंट्स के कोफैक्टर की बात कर लेंगे। यहाँ पर आपका A21, यहाँ पर A22 और यहाँ पर A23, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव। ये साइंस तो पहले ही लगा लेने चाहिए, इससे क्या होगा ना, गलती होने के चांस कम हो जाते हैं बच्चों। और ये यहाँ पर आ गया A33। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर इसके कोफैक्टर्स की वैल्यू फाइंड करने वाले हैं। सबसे पहले इसको निकाल लेंगे, तो ये बनेगा 2 - 2 यानी 0। ये बनने वाला है आपका 3 - 2 यानी आपका हो जाएगा 7, लेकिन बाहर एक नेगेटिव है, ध्यान रखना। ठीक है, फिर यहाँ पर बनेगा आपका -3 - 4 यानी माइनस का 7। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इतनी बातें तो समझ आ रही हैं सभी को? ठीक है, अब इसके आगे बढ़ते हैं, जरा इस वाले में देखते हैं। तो इसमें क्या बन रहा है आपका 2 × 1 = 2, -3 यानी -1, लेकिन बाहर एक नेगेटिव पहले से, ये ध्यान रखना बच्चों। ठीक है, अच्छा अगले वाले में देखते हैं आपका क्या होगा। यहाँ पर 1 और ये -6 यानी प्लस का 7 हो जाएगा। इस वाले में देखते हैं तो ये बनेगा -1 और ये -4 -5, लेकिन एक नेगेटिव पहले से है तो प्लस का 5 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अब थर्ड रो में आते हैं, जरा थर्ड रो में देखते हैं तो ये क्या बनने वाला है, 2 × 2 = -4 हो जाएगा, और ये +6, 6 - 4 यानी 2 आने वाला है इसका। फिर अगला देखते हैं, अगले में क्या हो रहा है। तो अगले में आपका -2 और +9, तो 9 - 2 यानी 7, लेकिन बाहर एक नेगेटिव है, ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, अब A33 की बात करते हैं तो 2 - 6 यानी माइनस का 4 आएगा। तो इस तरीके से तो हमको मिल गया यहाँ पर कोफैक्टर्स का वैल्यू। सो देयरफॉर सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए क्या आने वाला है, तो 0 - 7 और ये भी -7, ये 1 7 और ये 5, ये 2 - 7 और ये -4। अब यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ ए तो हमको मिल चुका है, तो फाइनली यहाँ पर हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए का यूज करते हुए ए इनवर्स भी लिख लेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एडजॉइंट ऑफ ए को डिटर्मिनेंट से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर शुरू कर दो, 0 - 7 -7, ये 1 7, ये 5, ये आपका 2 - 7 -4 और ये आपका ब्रैकेट क्लोज। तो इस तरीके से आपको ए इनवर्स की वैल्यू मिल चुकी है। तो पहला काम तो यहाँ पर हो गया, यानी पहला आंसर तो आ गया। अब हम लोगों को यहाँ पर इस इनवर्स का यूज करके सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को भी सॉल्व करना है। तो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले एक मैट्रिक्स एज्यूम करते हैं जिसमें गिवन इक्वेशंस में से एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स लिखे जाते हैं। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे कि एक्स वाई जेड के जो भी कोफिशिएंट होंगे उनको अगर तुम एक मैट्रिक्स मानोगे तो वो मैट्रिक्स वही बनने वाला है जो कि आपके क्वेश्चन में गिवन है। एक बार देख लो ध्यान से। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि मैट्रिक्स ए तो आपके गिवन इक्वेशंस में से एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट को रिप्रेजेंट कर ही रहा है। तो ये तो डायरेक्टली लिख दो, जैसा है वैसा ही, इसको कोई नया मैट्रिक्स का नाम देने की जरूरत नहीं है, एक बार चेक करके देख सकते हो। ठीक है, फिर यहाँ पर एक मैट्रिक्स एक्स लेते हैं जिसमें हम लोग वेरिएबल डाल देते हैं आपके इक्वेशंस के, और फिर एक मैट्रिक्स बी ले लेते हैं जहां पर हम इक्वेशंस में से कांस्टेंट टर्म्स को लिखते हैं। ये बनने वाला है 6 3 और ये 2। ठीक है, अब ये बात आप लोगों को पता होनी चाहिए कि x विल बी इक्वल टू a इनवर्स इनटू b। अब ये कैसे होता है ये सब मैं आपको बता चुका हूँ प्रीवियस लेक्चर्स में। अब आगे बढ़ेंगे यहाँ से हम लोग, और a इनवर्स की वैल्यू तो हम निकाल चुके हैं, इसको मैट्रिक्स b से मल्टीप्लाई करना है। सो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट पेज। तो मैट्रिक्स x इज इक्वल टू यहाँ पर a इनवर्स की वैल्यू। तो a इनवर्स की वैल्यू में सबसे पहले तो बाहर 1/7 लिख ही दो। ठीक है, ये हमने लिख दिया 1/7। तो फिर यहाँ रो 1 में है 0 1 2, लेट मी राइट 0 1 2। फिर रो 2 में है -7 7 -7 -7 7 -7। फिर रो 3 में है आपका -7 5 -4 -7 5 -4। इसके बाद मैट्रिक्स बी की वैल्यू क्या है, सो दैट इज 6 3 2। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग और देखते हैं क्या होने वाला है।
तो मल्टीप्लाई शुरू करते हैं भाई, ये तो 0 आने वाला है, 3 1 जा 3 और 2 2 जा 4 यानी आपका 7 बनेगा, 6 और -7 यानी -42 प्लस 21 और ये माइनस का 14, ठीक है। तो ये मिलकर क्या बनेगा, तो 7 और ये मिलकर क्या बनेगा, तो माइनस का 35, ठीक है। अच्छा फिर इसके बाद -42 प्लस 15 और ये -8, ये 7 बनेगा और यहाँ पर आप देख सकते हो तो ये आपका माइनस का 35 हो जाएगा। बाहर 1/7 है ही, यहाँ पर मैट्रिक्स x की वैल्यू डाल दो, इस 1/7 को अंदर भेजो तो इस तरीके से आपको मिल जाएगा। तो फाइनली आपको x की वैल्यू 1, y की वैल्यू -5 और z की वैल्यू भी -5 मिल जाएगी इस क्वेश्चन में। लेकिन एक बात सुनना ध्यान से कि ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर आपको इक्वेशंस गिवन थे, और जब इक्वेशंस गिवन थे जिनमें से आपको x y z की वैल्यू फाइंड करनी थी, आपने वैल्यू तो निकाल ली है, लेकिन हमेशा ये ध्यान रखा करो कि ऐसे क्वेश्चंस में आप लोग अपने आंसर को वेरीफाई कर लिया करो। मतलब x y z की वैल्यू को निकालकर अपने इन इक्वेशंस में डाल दो, एक बार 1 बाय 1 चेक करके देख लो, मेंटली कर लो, रफ में कर लो। इससे क्या होगा, आपके 5 नंबर का जो काम है वो बिल्कुल पक्का हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं जरा अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पूरा सॉल्यूशन आपके सामने है ही। तो अगला क्वेश्चन ये रहा, यानी क्वेश्चन नंबर 37 जो कि लीनियर प्रोग्रामिंग के ऊपर है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग ग्राफिकली। हमें ग्राफिकली इस एलपीपी को सॉल्व करना है, हमें मिनिमाइज इसको करना है और सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स ये गिवन है बच्चों, ठीक है। काफ़ी सारे कंस्ट्रेंट्स हैं। फिर हमसे ये पूछा हुआ है कि एट व्हाट पॉइंट द मिनिमम वैल्यू ऑफ z विल अकर, ठीक है, किस पॉइंट पे z की मिनिमम वैल्यू अकर करेगी। तो इन सभी कंस्ट्रेंट्स के लिए हम लोग 1 बाय 1 इक्वेशंस लिखते हैं। x + y = 9, इसके लिए हम लिखेंगे x + y = 5, इसके लिए हम लिखेंगे y = 6 एंड x = 7। और ये दोनों तो आपको बस ये बताते हैं कि शेडिंग आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में करनी है, ठीक है। चलिए इतना काम तो हो गया। अब इन सभी का यूज करके हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे, और ग्राफ मैंने अगले पेज पे आप लोगों के लिए बनाया हुआ है ताकि आपका टाइम बच सके। चलिए यहाँ पर देखते हैं जरा, ग्राफ देख लो फटाफट। तो ये आप देख सकते हैं कि ये वाला तो x + y = 5 ये वाला लाइन है, ये x = 7, ये y = 6 विच इज पैरेलल टू x एक्सिस, ठीक है। ये x + y = 9 वाला, ठीक है। ये ग्राफ जब आपका बन जाएगा तो शेडिंग हम यहाँ पर करेंगे टेस्टिंग पॉइंट का यूज करके। टेस्टिंग पॉइंट का कंसेप्ट मैं इससे पहले के लेक्चर्स में कई बार एलोबरेट कर चुका हूँ, आप लोग प्रीवियस लेक्चर्स देख लो, PTS 1 के सॉल्यूशन देख लो, रिवीजन टेस्ट देख सकते हो, दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल्स के प्री बोर्ड एग्जामिनेशन के पेपर देख सकते हो। ये सारी बातें मैंने एक्सप्लेन की हुई हैं बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर हमें कॉर्नर पॉइंट्स मिल चुके हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कॉर्नर पॉइंट्स, और यहाँ पर हम लिखेंगे वैल्यू ऑफ z की वैल्यू यहाँ पर क्या थी एक बार मैं देख लूँ जरा। सो दिस वाज x - y, यानी z = x - y, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो सबसे पहले कॉर्नर पॉइंट यहाँ पर हम a लिखेंगे, तो a का मतलब है 0,5, फिर b यानी 0,6, फिर c यानी 3,6, फिर d यानी 7,2, फिर e यानी 7,0 और फिर f यानी 5,0, ठीक है। यहाँ पर पॉइंट A को हम इस Z में डालेंगे, तो 0,5 डालोगे तो -5 आया, यहाँ पर -6 आएगा, ये 3 - 6 यानी -3 हो जाएगा, 7 - 2 यानी 5 हो जाएगा, 7 - 0 यानी 7 हो जाएगा, 5 - 0 यानी 5 हो जाएगा। अब तुम्हें इस क्वेश्चन में क्या करना था बच्चों, तुम्हें इस क्वेश्चन में Z को मिनिमाइज करना था, यहाँ पर देखो, ठीक है। यानी यहाँ से आप चेक करिए इस टेबल में सबसे छोटी वैल्यू कहाँ मिल रही है, तो सबसे छोटी वैल्यू यहाँ पर मिल रही है, तो ये है आपका मिनिमम। तो आप आंसर क्या डिक्लेयर करेंगे कि मिनिमम वैल्यू ऑफ z नाउ दैट इज इक्वल टू -6। ये पॉइंट मैंने मेंशन क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर इसने आपसे स्पेशली पॉइंट भी पूछा हुआ है कि किस पॉइंट पे ये मिनिमम वैल्यू अकर करेगी, ठीक है बच्चों। तो ये क्वेश्चन तो हो गया। अब आगे बढ़ते हैं जरा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में भी एक अल्टरनेटिव होगा, ठीक है। ध्यान से इस सॉल्यूशन को देख लीजिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने अल्टरनेटिव, जैसा कि मैंने कहा। अब यहाँ पर क्या बोला हुआ है, यूजिंग ग्राफिकल मेथड सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग, ठीक है। यहाँ पर हमें z = दिस गिवन है, यानी इसे मैक्सिमाइज करना है, सब्जेक्ट टू कंस्टेंट्स ये रहे। यहाँ पर सबसे पहले इनका इक्वेशन हम लिख लेंगे, x + y = 35, ये बनेगा 35x + 70y
इक्वल टू 1750। इसे फर्दर सिंप्लीफाई करना चाहो तो कर सकते हो। ये आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर आप 35 से ना दोनों तरफ डिवाइड कर दो तो x प्लस 2y दैट विल बी इक्वल टू, ये बनेगा आपका 50। ठीक है, बात समझ आ रही है? इतना हो गया। अब यहाँ पर ये तो आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट के एरिया को इंडिकेट करते हैं। हमें बाद में ये भी बताना है कि x और y कोऑर्डिनेट क्या होंगे जहां पर z की वैल्यू मैक्सिमम होगी। तो ग्राफ प्लॉट करते हैं जरा। तो अगले पेज से मैं लेकर आता हूं आपको नेक्स्ट पेज पे। ये रहा आपका ग्राफ। तो यहाँ पर आप ग्राफ देख सकते हैं x प्लस 2y इक्वल्स 50 वाला, और ये x प्लस वाई इक्वल्स 35 वाला, और शेडिंग आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो रखी है टेस्टिंग पॉइंट्स का यूज करते हुए। तो यहाँ पर कॉर्नर पॉइंट आप लोगों को दिख रहे होंगे बच्चों। तो सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पर कॉर्नर पॉइंट्स। तो कॉर्नर पॉइंट्स और फिर वैल्यू ऑफ z। ठीक है, अब z यहाँ पर क्या है, तो 150x प्लस 250y, 150x प्लस 250y, ये तो आपके z की वैल्यू है और आपको इसे मैक्सिमाइज करना है। यहाँ पर पॉइंट a है आपका 0,25, पॉइंट b है 20,15 और पॉइंट c है 35,0। अब यहाँ पर एक बात और देख लो ध्यान से कि यहाँ पर एक कॉर्नर पॉइंट ओरिजिन भी होगा, आप इसे भी लिख सकते हो। ठीक है, फिलहाल हम यहाँ पर पॉइंट ए पे z की वैल्यू निकालेंगे। तो z की वैल्यू यहाँ पर क्या आने वाली है पॉइंट ए पे, तो x की जगह 0 और y की जगह 25 हम डाल देंगे। सो दिस विल कम एज, क्या आएगा बच्चों, तो 25 इंटू 250, यानी ये हो जाएगा 625 और एक 0 फ्री में। ठीक है, अच्छा फिर इसके बाद पॉइंट बी को हम डालेंगे z के अंदर, यानी x की जगह 20 और y की जगह 15। तो यहाँ पर जब आप 20 डालेंगे तो ये क्या बनेगा, तो ये 30 और ये 2 0 फ्री में, फिर 15 आप यहाँ पुट करोगे तो ये क्या बनने वाला है, एक 0 तो फ्री में ही आएगा। 15 5 जा क्या बनेगा 75 और ये 37, ऐसे इन दोनों को ऐड कर दो तो ये बनेगा 6750। फिर 35,0 हमें पुट करना है, तो यहाँ पर एक 0 तो पहले ही लगा दो। 15 5 जा 75, कैरी 7, 15 3 जा 45 प्लस 7 यानी आपका 52 आ जाएगा। तो ये 5250। ठीक है, और ये 0,0 डालोगे तो यहाँ पर 0 ही रहेगा। आपको z यहाँ पर मैक्सिमाइज करना है, तो यहाँ पर मैक्स वैल्यू z की ये आ चुकी है। आपको इस क्वेश्चन में अब ये भी बताना है कि किस पॉइंट पे z की मैक्सिमम वैल्यू आएगी, उसके x और y कोऑर्डिनेट क्या होंगे ये भी बताओ। यहाँ पर देख लो सबसे नीचे पूछा हुआ है कि x एंड y कोऑर्डिनेट बताओ जहां पर z मैक्स अकर करेगा। देयरफॉर z मैक्स कहां पर आ रहा है भाई, तो z मैक्स आपका आ रहा है 6750 और ये आ रहा है पॉइंट b पे, जिसका मतलब है 20,15। तो यहाँ पर x कोऑर्डिनेट की वैल्यू अलग से लिख के दिखा दो, इसने अलग से पूछा है तो अलग से ही लिखो, ये 20, और फिर आपका y कोऑर्डिनेट का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो दैट इज योर 15। ठीक है बच्चों, तो ये फाइनली आंसर हो गया इस क्वेश्चन का भी। तो इस तरीके से एलपीपी के दोनों क्वेश्चन तो सॉल्व हो गए। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है आज की क्लास में। तो ये रहा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 38, यानी लास्ट क्वेश्चन होगा, लेकिन यहाँ पर अल्टरनेटिव भी होगा, ध्यान से चलिए तो देखते हैं इसमें क्या बोला हुआ है। फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशंस, दोनों टाइप की इक्वेशन लिखनी है। किसके लिए, तो लाइन के लिए, विच इज परपेंडिकुलर टू द लाइन्स विद दिस इक्वेशन, यानी दो अलग अलग लाइन्स के परपेंडिकुलर होने वाला है आपका रिक्वायर्ड लाइन, और रिक्वायर्ड लाइन पास करेगा इस पॉइंट से। तो बहुत ही आसान काम होने वाला है। कैसे करेंगे हम लोग, यहाँ पर ध्यान से सुनना बच्चों। तो सबसे पहले यहाँ पर हम ये एज्यूम कर लेंगे कि आपका जो भी रिक्वायर्ड लाइन है, फॉर द रिक्वायर्ड लाइन, इसको आप लाइन L मान सकते हो। फॉर द रिक्वायर्ड लाइन L, लेट DRs be ABC, रिक्वायर्ड लाइन के DRs को ABC मान लो। ठीक है, और ये जो लाइन है इसे आप L1 बोल दो और इसे आप L2 बोल दो, और इन दोनों लाइन के DRs आपको दिख रहे होंगे डिनोमिनेटर में। क्यों दिख रहे होंगे डिनोमिनेटर में डायरेक्टली, क्योंकि न्यूमरेटर में एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट चेक करो बच्चों, न्यूमरेटर में एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट 1 है, तो डिनोमिनेटर डायरेक्टली आपको DRs दे देगा। ठीक है, दोनों लाइंस के लिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन है बोला हुआ है कि L इज परपेंडिकुलर टू L1 एंड L इज परपेंडिकुलर टू L2। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग परपेंडिकुलरिटी वाली कंडीशन यूज कर लेंगे। ध्यान से देखो ये वाली कंडीशन, ठीक है, तो इसका यूज करते हुए हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या होगा। तो सबसे पहले L परपेंडिकुलर टू L1 देखते हैं। तो यहाँ पर आपका बनेगा 1A
प्लस 2b प्लस 4c इज इक्वल टू 0। फिर L परपेंडिकुलर टू L2 देख लो, तो ये बनेगा आपका 2a प्लस 3b प्लस 4c इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, तो यहां पर इनको सॉल्व कर लेते हैं ऑन सॉल्विंग दीज इक्वेशंस। ठीक है, तो यहां पर हम लिखेंगे a अपॉन, ये रहा b अपॉन और ये रहा c अपॉन। ठीक है, चलो भाई फटाफट इसको कंप्लीट कर लो बच्चों। तो ये क्या आएगा आपका, ध्यान से देखना, इस तरीके से a को कवर अप करो और सिर्फ कोफिशिएंट्स देखो, और कोफिशिएंट आपको दिख रहे होंगे बचे हुए कोफिशिएंट। तो यहां से 2, यहां से 4, यहां से 3 और यहां से 4। तो इस तरीके से आप टॉप टू बॉटम मल्टीप्लाई कर दो। तो जैसे ही आप करेंगे तो 2 4 जा 8 माइनस 3 4 जा 12। अब इसके बाद बारी b की है बच्चों। तो b के लिए हम लोग क्या करेंगे बच्चों, तो b के लिए हम लोग अब b को कवर अप कर देंगे, देखो इस तरीके से। ठीक है, b वाले को कवर अप करेंगे और यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे कोफिशिएंट्स को नीचे से ऊपर इस डायरेक्शन में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करो फटाफट। तो 2 4 जा 8 माइनस 1 इंटू 4 इस तरीके से आ जाएगा। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब इसके बाद हम c के लिए लिखने वाले हैं। तो c वाले को कवर कर लो इस तरीके से। ठीक है, अब यहां पर जो बचे हुए कोफिशिएंट है उसमें फिर से आप क्या करेंगे, ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। ये जिगजैग वाला साइन ध्यान रखना। ठीक है, चलिए यहां पर आपको क्या दिखेगा, 3 1 जा 3 माइनस 2 2 जा 4। ठीक है बच्चों, तो ये तो काम आपका हो गया। यहां पर बस अब लास्ट में आपको क्या लिखना है, तो a अपॉन -4 और ये b अपॉन 4 और ये c अपॉन -1। यानी आपका जो रिक्वायर्ड लाइन है उसके DRs आपको मिल चुके हैं, यानी -4 4 एंड -1। तो देयरफॉर यहां मैं लिख देता हूं द DRs ऑफ लाइन L आर 4 -4 1। समझे कि नहीं, -4 4 -1, इस पूरे को मैंने -1 से मल्टीप्लाई कर दिया है। वैसे आप किसी और नंबर से भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका इक्वेशन ऑफ लाइन L क्या बनेगा भाई, तो सबसे पहले मैं कार्टेशियन इक्वेशन लिख लेता हूं। यहां पर हमें पॉइंट तो पता ही है ना, पॉइंट गिवन है ना, देखो ध्यान से, ये रहा पॉइंट। तो x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1, और नीचे हम लोग क्या लिखते हैं, तो नीचे हम लोग DRs लिखते हैं। ये तो आपका कार्टेशियन इक्वेशन आ गया बच्चों, दिस इज योर कार्टेशियन इक्वेशन, राइट। अच्छा, अब यहां पर हमें वेक्टर इक्वेशन भी तो लिखना है। तो वेक्टर इक्वेशन क्या बनेगा भाई, वेक्टर r इज इक्वल टू जो भी आपका गिवन पॉइंट है वहां से जो वेक्टर बनेगा उसको वेक्टर a बोल देते हैं। तो 1 i कैप 1 j कैप और प्लस 1 k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स यहां से जो DRs मिलेंगे इनकी हेल्प से हम एक वेक्टर लिखते हैं जिसको वेक्टर b बोलते हैं नॉर्मली। तो 4 i कैप माइनस 4 j कैप प्लस 1 k कैप। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर वेक्टर एंड कार्टेशियन दोनों इक्वेशंस मिल चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में एक और काम करने के लिए बोला हुआ है, तो वो काम क्या है, तो इसने क्या बोला हुआ है, हेंस राइट द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन थस ऑब्टेन्ड। तो अभी आप लोगों ने लाइन के डायरेक्शन रेशो लिखे थे, अब डायरेक्शन रेशोज का यूज करके हमें डायरेक्शन कोसाइंस लिखना है। तो ध्यान से सुनना भाई, यहां पर हमें लाइन की डायरेक्शन में एक पैरेलल वेक्टर b मिल गया है, यानी जो DRs की हेल्प से बनता है, जिसको हमने 4 i कैप माइनस 4 j कैप प्लस 1 k कैप ऐसे लिखना होगा। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, इसका यूनिट वेक्टर निकाल लेंगे, और यूनिट वेक्टर में i कैप j कैप और k कैप के जो कोफिशिएंट्स होंगे वो इस वेक्टर b के डायरेक्शन कोसाइंस को रिप्रेजेंट कर देगा, और वही आपके लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस हो जाएंगे। ठीक है, चलिए तो यहां पर वेक्टर b का मैग्नीट्यूड निकाल के साइड में रख लो। तो ये होने वाला है 16 प्लस 16 प्लस 1, यानी ये बन जाएगा आपका √33। ठीक है, तो यहां पर आपका बन जाएगा 1 अपॉन √33, ये आपका 4 i कैप माइनस 4 j कैप प्लस 1 k कैप। तो यहां से आपको लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस क्या मिल जाएंगे, सो डीसीज ऑफ द लाइन एल आर। तो यहां पर i कैप j कैप और k कैप के कोफिशिएंट्स जो बनेंगे इस b कैप वाले वेक्टर में, इसको हम लिखने वाले हैं। तो ये बनेगा आपका 4 अपॉन √33, यहाँ पर -4 अपॉन √33 और यहाँ 1 अपॉन √33। तो इस तरीके से ये फाइनली आपका आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। अब इसका अल्टरनेटिव देखते हैं, इसका अल्टरनेटिव क्या दिया हुआ है। तो ये रहा जी आपका अल्टरनेटिव, पढ़ लो ध्यान से क्या लिखा हुआ है। तो इसने बोला हुआ है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, एक पॉइंट है जिसका नाम P रखा हुआ है, इसका डिस्टेंस निकालना है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस लाइन एंड द प्लेन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को इसने पॉइंट Q बोला हुआ है। फिर और भी काम कुछ करने के लिए बोला गया है, उस काम को भी देख लेंगे, लेकिन सबसे पहले हम यहाँ पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की बात करेंगे बच्चों। ठीक है, तो चलिए काम शुरू करते हैं अपना।
तो यहाँ पर सबसे पहले हम लाइन का और प्लेन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए काम शुरू करेंगे। तो वेक्टर आर की वैल्यू लाइन में से निकाल के अपने प्लेन में डाल दो, सीधा काम बस, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, देखिए वेक्टर आर यानी 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 6k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स 2i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप, ये वेक्टर आर है लाइन में से, इसको निकालकर अपने प्लेन में डाल दो। नाउ दैट इज इक्वल टू 6, प्लेन का इक्वेशन यहां पर चेक कर सकते हो, ठीक है। तो इसको जरा सिंप्लीफाई करते हैं बच्चों, डॉट प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप पहले इसके साथ जाएगा, तो ये आपको क्या देगा भाई, तो ये देगा 3 प्लस 2 प्लस 6 प्लस लैम्डा इंटू, अब इसके साथ जाएगा, ठीक है। तो करो भाई, तो ये बनेगा 2 और ये +1 और ये +2, नाउ दैट इज इक्वल टू 6, ठीक है। यहां से लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, इस 6 को तो काट दो, ठीक है। तो ये क्या बनने वाला है आपका, तो 3 + 2 5, तो लैम्डा आ जाएगा -5/5 यानी लैम्डा की वैल्यू आएगी -1, ठीक है बच्चों, इतना क्लियर। अब लैम्डा की वैल्यू को हम डाल देंगे अपने लाइन की इक्वेशन में और यहां से हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड प्लेन मिल जाएगा, ठीक है। तो यहां पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो भी आपको निकालना है वो क्या मिलने वाला है, तो इसके लिए पॉइंट क्यू क्या बनेगा भाई, यहां पर आप लैम्डा की जगह -1 डालोगे इस वाले में, यहां से आपको वेक्टर आर का एक नया वैल्यू मिलेगा जो कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा लाइन और प्लेन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर लैम्डा की जगह जैसे ही -1 डालोगे तो यहाँ पर 3 - 2 यानी आपका 1i कैप बनेगा, ये आपका प्लस का j कैप हो जाएगा और ये -2j कैप यानी माइनस का j कैप रहेगा, ये माइनस का 2k कैप होगा और ये प्लस का 6k कैप यानी प्लस का 4k कैप, इस तरीके से आ जाएगा। तो यहाँ से आपको अगर पॉइंट लिखने होंगे तो पॉइंट आप इस तरीके से लिख सकते हो कि 1, -1, 4। अभी पॉइंट मैंने इसलिए लिखा क्योंकि मुझे यहाँ पर डिस्टेंस निकालना है इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का फ्रॉम द पॉइंट P, ठीक है। तो चलो भाई अपना डिस्टेंस निकाल लो, तो PQ विल बी डिस्टेंस फॉर्मूला, सिंपल कहानी। तो ये बनेगा आपका 3 का स्क्वायर, ये -1 और प्लस का 3 स्क्वायर इस तरीके से, और ये आपका -3 का स्क्वायर होगा। इनफैक्ट आप चाहो तो ऐसे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या बनेगा 3 × 9, एक बार चेक करिए, तो यू कैन राइट इट 3√3 और डिस्टेंस है तो यूनिट्स लगाना मत भूलना बच्चों, बात समझ आ रही है, ठीक है। तो ये तो काम हो गया डिस्टेंस का। अब इस क्वेश्चन में कुछ और भी पूछा हुआ है, तो कुछ और क्या पूछा हुआ है देख लेते हैं बच्चों। इसने बोला हुआ है कि ऑल्सो राइट द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन PQ। तो लाइन PQ का वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन लिखना है, लाइन PQ का, ठीक है। तो फॉर द लाइन PQ इसके डायरेक्शन रेशियोज लिख लो आप लोग। तो फॉर द लाइन PQ डायरेक्शन रेशियोज क्या बनेंगे यहाँ पर, तो Q ये रहा, P ये रहा, 1 - -2 यानी 3 आएगा, -1 + 4 यानी 3 आएगा, 4 - 7 यानी -3 आएगा। तो DRs प्रोपोर्शनेट होते हैं, तो इसको हम 1, 1, -1 ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ से वेक्टर इक्वेशन लिख लो, तो वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन PQ, तो ये क्या बनने वाला है, वेक्टर R इज इक्वल टू, अब PQ लाइन के ऊपर 2 पॉइंट आपको पता चल चुके हैं, पॉइंट P लिख लो या पॉइंट Q लिख लो। तो मैं यहाँ पर पॉइंट Q लिख लूंगा, I कैप माइनस J कैप प्लस 4K कैप प्लस लैम्डा टाइम्स यहाँ पर DRs, तो I कैप प्लस J कैप माइनस K कैप, ठीक है। अब यहाँ पर कार्टेशियन इक्वेशन भी लिखने के लिए बोला गया है हमको, तो कार्टेशियन इक्वेशन क्या बनेगा भाई, तो x - x1 y - y1 z - z1। तो यहाँ पर पॉइंट्स हमने क्या एज्यूम किया था भाई, तो पॉइंट्स हमने तो Q वाला लिया था, तो -1, यहाँ y माइनस ऑफ -1 यानी y + 1, और ये z - 4, यहाँ पर अब हमें DRs लिखने हैं, तो 1, 1, -1। तो बस ये आपका फाइनली आंसर आ गया इस क्वेश्चन का भी। तो बच्चों इसी के साथ हम लोगों ने प्लेजर टेस्ट सीरीज नंबर 2 के सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 5 तक सभी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, ठीक है। इसके बाद अब हम लोग अगला टेस्ट सीरीज लेंगे, प्लेजर टेस्ट सीरीज नंबर 2। बट मीनवाइल एक काम और होने वाला है कि मैं अब चैप्टर वाइज आपको 1 शॉट सीरीज देने वाला हूं, 1 शॉट वीडियोस देने वाला हूं। तो अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशंस को ऑन कर लेना, इस वीडियो को लाइक कर देना और अपने सभी क्लासमेट्स के साथ भी शेयर कर देना, सो दैट हम लोग ये इन्फॉर्मेशन सभी तक पहुंचा सके कि यहाँ पर मैथ की पढ़ाई हो रही है, जबरदस्त पढ़ाई हो रही है, ठीक है। सिर्फ नॉलेज गेन करने के लिए
पेपर होंगे या नहीं होंगे कौन जानता है, लेकिन मेन बात यह है कि हमें अपनी प्रिपरेशन स्ट्रांग रखनी है कि अगर पेपर होंगे तो ठीक है जी, हमारी तैयारी अच्छी है, और अगर पेपर नहीं होंगे तो भी नॉलेज तो मिल गई ना। विद दैट नोट आई एम गोइंग टू वाइंड अप द सेशन फॉर नाउ। सो दिस इज ओपी गुप्ता, योर मैथ मेंटर ऑन दिस ब्यूटीफुल चैनल ऑफ योर्स, दैट इज मैथमेटिशिया बाय ओपी गुप्ता, साइनिंग ऑफ फॉर द डे। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन बी गुड, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।